तो है ध्यान न बच लो। इस सेशन में लोग कवर करेंगे ग्रुप सिस्टम का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान देना। जब हम सिस्टम का बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली का। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट कौन सा होता है, तो ध्यान दो। पहले चलते हैं हम लोग कुछ उस टेबल पर स्टडी कर लेते हैं। टेबल के बाद इस पर हम आएंगे। तो ग्रुप सिस्टम का जो टेबल है आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान देना। जब आपका एनसीटी का टेबल लिया हुआ है तो एलिमेंट कौन सा उसके अंदर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक, उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 8, 16, 34, 52, 84। ठीक है, उसके नीचे उसका मास लिखा हुआ है, फिर उसका कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको दिया हुआ है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज का, तो ध्यान देना। जब बात करते हैं साइज का, तो आपको पता है डाउन द रोड का साइज बढ़ता है तो नीचे से साइज बढ़ना चाहिए। तो देखो यहाँ पे विदाउट एनी एक्सेप्शन साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज आपका इंक्रीज कर रहा है, चलेगा। बात करते हैं आनिक रेडियस का, तो वो भी क्या हो रहा है, वो भी विदाउट एनी एक्सेप्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी का, तो इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी में एक्सेप्शन है। ठीक है, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी का ऑर्डर याद रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। याद है ना, जनरली होना क्या चाहिए था कि नीचे घटना चाहिए था, नीचे घटना चाहिए था, बट नीचे घटता नहीं है। ध्यान देना, जनरली इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी क्या होना चाहिए था, नीचे घटना चाहिए था। तो आप यहाँ से यहाँ देखोगे, साइन छोड़ दो, साइन छोड़ दो। साइन नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, एनर्जी बाहर जा रहा है, यानी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो साइन का बस मतलब इतना ही होता है कि एनर्जी बाहर जा रहा है। तो हम साइन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम बात करें मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड आपका नीचे घट रहा है, मतलब एनर्जी लेस इवॉल्व कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक, सल्फर से लेके यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यानी हम जो चाहते हैं वही हो रहा है। आपका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सल्फर से लेकर पोलोनियम तक आपका वैल्यू घट रहा है। ठीक है, बट एक कहाँ ट्रू नहीं है, ऑक्सीजन के लिए ट्रू नहीं है, ऑक्सीजन के लिए ट्रू नहीं है। ऑक्सीजन का वैल्यू कहाँ होगा, तो ऑक्सीजन का वैल्यू सबसे पीछे हो जाएगा, सबसे पीछे चला जाएगा, सबसे पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या रहेगा, तो ऑर्डर नीचे घटेगा। बस वो करना क्या है, याद करने का सिंपल तरीका क्या बोल रहे हैं, क्या जो ऑक्सीजन एटम है उसको सबसे पीछे भेज देना, उसको सबसे पीछे भेज देना। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको ऑर्डर याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी का, यानी सल्फर होगा हाईएस्ट। ठीक है, उसके बाद सिलेनियम, उसके बाद टेलियम, उसके बाद पोलोनियम, उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यानी आपका जो ऑक्सीजन एटम है वो सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, ये तो आपका कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और बात करते हैं बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, तो ध्यान देना। तो बोर्ड में क्या पूछता है, मैं वो भी लिख दूं आपके लिए। बोर्ड में क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। सेम क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आपसे, कभी कभी बोलेगा क्लोरीन फ्लोरीन से बड़ा क्यों है। सेम रीजन, मतलब सेम ही क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो सकता है। तो या तो बोलेगा सल्फर का वैल्यू ऑक्सीजन से बड़ा क्यों है, या आपका क्लोरीन का वैल्यू फ्लोरीन से बड़ा क्यों है। ठीक है, आग जब हम लोग ग्रुप 17 पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन में आपको कंपेयर करके मैं दिखा दूंगा इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी के वैल्यू। तो अभी आपको मैं सल्फर ऑक्सीजन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना इसको कैसा आपको लिखना है बोर्ड में। ध्यान देना, आपका सल्फर का साइज क्या है, आपका सल्फर का साइज लार्ज होता है। तो सल्फर का लार्ज साइज है तो उसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। ठीक है, और ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है तो उसमें भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन के पास है। ठीक है, तो जब आप बाहर से इलेक्ट्रॉन डालते हो ना, बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसमें दो इवेंट हो रहा है। एक तो होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, यहाँ पे कितना 16 प्रोटॉन है, और यहाँ पे 8 प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ध्यान देना, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करेंगे तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ऑक्सीजन में, क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो सल्फर ज़्यादा उसको अट्रैक्शन कर पाएगा ऑक्सीजन, यानी जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा। कौन कर अट्रैक्शन ज़्यादा करेगा, तो यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा उसको, ऑक्सीजन में एटम में अट्रैक्शन ज़्यादा मिलने वाला है आज कंपेयर टू सल्फर। ठीक, तो ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। आपको पता है कि जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी का रिलीज होता है, जब भी अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होगा। इस अट्रैक्शन के कारण
मान लेते हैं कि सल्फर में -8 एनर्जी का रिलीज हुआ और ऑक्सीजन में -10 एनर्जी का रिलीज हो रहा है, -10 एनर्जी का रिलीज हो रहा है। एनर्जी रिलीज हुआ तो क्या होगा, जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन किसके पास है, ऑक्सीजन के पास ज्यादा अट्रैक्शन। क्यों अट्रैक्शन, क्योंकि साइज छोटा है, तो उसका न्यूक्लियस पास में होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे एक रिपल्सन फोर्स भी है, यहाँ पे रिपल्सन फोर्स भी है। रिपल्सन क्यों है, जब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ डालोगे ना, जब यहाँ से आप यहाँ इलेक्ट्रॉन जब डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस सेल में इलेक्ट्रॉन्स भी तो है, तो ज्यादा चूंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेगा। ठीक है, तो रिपल्सन फोर्स भी ज्यादा किसके पास होगा, तो ऑक्सीजन में ज्यादा रिपल्सन फेस करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू सल्फर। ठीक है, रिपल्सन फोर्स ज्यादा यहाँ पे क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल कर रहा है क्योंकि साइज छोटा है। ऑक्सीजन एटम का जो साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन फोर्स ज्यादा ज्यादा फील होता है। अब आपको पता है कि रिपल्सन फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। रिपल्सन का मतलब एनर्जी पॉजिटिव, रिपल्सन का मतलब एनर्जी पॉजिटिव। तो मान लेते हैं कि ऑक्सीजन में आपको +4 एनर्जी देना पड़ गया और सल्फर में -1 एनर्जी देना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, आपको जो एनर्जी दिखेगा ना, एनर्जी आपको ओवरऑल दिखेगा। तो अट्रैक्शन का इतना एनर्जी रिलीज हुआ, -8 एनर्जी रिलीज हो रहा था, और रिपल्सन को बैलेंस करने के लिए 1 एनर्जी आप दिए हो, तो नेट एनर्जी कितना हो रहा है, -7। ऑक्सीजन में देखोगे तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने का एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, बट रिपल्सन भी ज्यादा है तो क्या एनर्जी आपको देना भी ज्यादा पड़ेगा, तो नेट एनर्जी कितना होगा, -6 बोल सकते हो आप। आप देख रहे हो ड्यू टू हाई रिपल्सन फोर्स जो नेट एनर्जी जो इवॉल्व कर रहा था ऑक्सीजन से वो घट गया सल्फर के कंपेयर में, वो डिक्रीज कर गया सल्फर रिस्पेक्ट में। तो इसको आपको ऐसे लिखना है, ये आपको समझाने के लिए मैं बता दिया। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे बोर्ड में, तो उसको बोर्ड के लिए मैं लैंग्वेज बता देता हूँ। बोर्ड में क्या लिखना है आपको, क्या लिखोगे, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ किसका, ऑक्सीजन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज हाई, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज हाई। तो अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हाई होगा तो क्या होगा, एनर्जी इवॉल्व इज लेस देन एक्सपेक्टेड, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम एनर्जी इवॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आपको लिखना है स्कूल में। तो ये आपका कंपटीशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा आपको ऑर्डर याद होना चाहिए कंपटीशन के लिए। पूरा ऑर्डर आपको पता है कि आपका सल्फर से लेके आपका जो पोलोनियम तक घटेगा, और ऑक्सीजन क्या होता है और सबसे पीछे हो जाता है, ऑक्सीजन सबसे पीछे हो जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। और बोर्ड में ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए बोर्ड के लिए। ठीक, ये रहा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अब बात करते हैं हम लोग अनएशन एंथैल्पी। तो आपको पता है कि अनएशन एंथैल्पी क्या होगा, नीचे घटना चाहिए था, डाउन द रूप में घटना चाहिए। देखो यहाँ पे घट रहा है, घटा है, यहाँ भी घटा है, यहाँ भी घटाते हैं, तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो भी क्या होना चाहिए, नीचे घटना चाहिए। देखो नीचे घट रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, डेंसिटी का बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी देखोगे नीचे बढ़ना चाहिए तो बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे मास बढ़ा हो रहा है, और मास का फैक्टर क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास और वॉल्यूम। और इस मास और वॉल्यूम में मास का फैक्टर क्या होता है, डोमिनेट करता है, ये डोमिनेट करता है। तो नीचे चूंकि मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी नीचे बढ़ना चाहिए तो बढ़ रहा है। बाकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट का, यार मेल्टिंग पॉइंट में O2 क्या होता है, O2 गैस होता है। सल्फर किस फॉर्म में होता है, तो सल्फर आपको पता होगा क्राउन शेप में होता है सल्फर एसेट, तो सल्फर सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, बाकी सेलेनियम टेलियम पोलोनियम को आप मेटल मान सकते हो। ठीक है, मेटल तो यहाँ ध्यान देना, आपको इसको ऑर्डर याद रखना, तो क्या ऑक्सीजन से नीचे बढ़ रहा है, तो ये नीचे बढ़ रहा है, बस जो पोलोनियम का वैल्यू है उसको पीछे कर देना, उसको यहाँ पे कर देना, बस ये आपको याद रखना है। तो ऑर्डर याद करने क्या है, नीचे बढ़ना चाहिए, नीचे बढ़ रहा है तो नीचे बढ़ते हुए आप याद कर लेना। ऑक्सीजन कम क्यों होता है, क्योंकि O2 गैस होता है, सल्फर सॉलिड होता है, इसलिए ये दोनों को आप हटा दिए। बाकी सेलेनियम से बड़ा होता है टेलुरियम का, और पोलोनियम का वैल्यू क्या होता है, इन दोनों के बीच में लई करेगा, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में भी देखोगे तो सेमी ट्रेंड है, वहां भी क्या होगा, नीचे बढ़ेगा, और जो पोलोनियम का वैल्यू है वो वैल्यू
इन दोनों के बीच में लेकर आएगा, यानी सेलेनियम और टेलुरियम के बीच में लेकर आएगा। ये चीज ध्यान देना आप, ठीक है। बाकी नीचे लास्ट मोस्ट में क्या लिखा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझाया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझाया हुआ है, ठीक, कि क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो उसको आप लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो ये रहेगा इसका आपका एंथेरी का टेबल एलिमेंट्स के बारे में, किसका, ग्रुप 16। इसमें और भी एंथेरी में कुछ दिया हुआ है काम का, तो एक काम का चीज दिया हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। तो इससे नेट हम लोग ग्रुप 15 में पढ़े थे हाइड्राइड्स के बारे में, तो यहाँ भी हाइड्राइड्स के बारे में दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ अपने पास। तो ध्यान देना, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल तो हम लोग समझ चुके हैं ना। बॉन्ड एंगल क्या होगा, नीचे जब जैसे नीचे मूव करोगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिटी घट रहा है, तो बॉन्ड एंगल घटना चाहिए, बॉन्ड एंगल घट रहा है। ध्यान देना, ये जो तीन एलिमेंट है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इसका बॉन्ड एंगल 90 के आसपास है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो इसका रीजन वही हो जाएगा जो हम लोग पढ़े थे ग्रुप 15 में, क्या पढ़े थे, नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन बोले थे ना वहां पे। यहाँ भी होगा, इन सब में हाइब्रिडेशन नहीं होगा, इसमें किसमें नहीं होगा, सल्फर में, सेलेनियम एंड टेलुरियम में, इनमें हाइब्रिडेशन नहीं होगा। वाटर में हाइब्रिडेशन sp3 होगा, किसका, ऑक्सीजन एटम का, तो वाटर में हाइब्रिडेशन होता है O का, बट बोलेंगे H2S में सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो बोलोगे नो हाइब्रिडेशन, क्या बोलोगे, नो हाइब्रिडेशन, यानी सल्फर का हाइब्रिडेशन इसमें नहीं पॉसिबल है। H2SC में भी सेलेनियम का हाइब्रिडेशन बोलोगे नो हाइब्रिडेशन, यानी यहाँ पे हाइब्रिडेशन हुआ ही नहीं है। H2T में भी क्या बोलोगे, नो हाइब्रिडेशन, या तो नो हाइब्रिडेशन बोल सकते हो। इसके लिए एक और क्या हम वर्ड यूज किए थे, हाई पी कैरेक्टर, क्या बोलोगे, हाई पी कैरेक्टर। इसमें हाई पी कैरेक्टर के कारण क्या होता है, बॉन्डिंग क्या होता है, 90 के पास होता है, या तो नो हाइब्रिडेशन और हाई पी कैरेक्टर, या फिर लो एस कैरेक्टर, लो एस कैरेक्टर, तो तीनों में से कोई वर्ड चलेगा, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। ये बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोग को। अगर बात करते हैं फॉर्मेशन का, ध्यान देना, अच्छा फॉर्मेशन से पहले ध्यान दे, फॉर्मेशन से पहले ध्यान देना, हम बात करना चाह रहे हैं किसका, बॉन्ड डिस्टेंस का, किसका, तो डिस्टेंस का, तो ध्यान दे, जैसे नीचे मूव करो तो क्या होगा, एटम का साइज लार्ज हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। बॉन्ड डिस्टेंस हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, अगला पॉइंट है बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी। यार आपको पता है कि जितना एटम लार्ज होगा उतना ही क्या होगा, बॉन्ड वीक होते चला जाएगा, बॉन्ड वीक हुआ तो उसको तोड़ना आसान होगा, तो देखो यहाँ पे, देखो उसको तोड़ना आसान होता जा रहा है, ब्रेक करना आसान है, ठीक है। जो इजीली ब्रेक करेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या होगा, आप लोग पढ़े न्यूक्लियोडियम, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे AH है और यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है, तो क्या बनेगा, ए प्लस और सॉरी A माइनस और H प्लस बनेगा। इसका जो इसका जितना इजीली बॉन्ड टूटेगा, तो इसका जो K लिखते हो ना, के क्या होगा, A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई AH। तो जितना इजीली बॉन्ड टूटेगा, जितना इजीली बॉन्ड टूटेगा उतना ही क्या होगा, उतना ही A माइनस और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, और जितना A माइनस और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा उतना ही क्या होगा, आपका K का वैल्यू क्या होगा, K का वैल्यू लार्ज होगा। देखो ध्यान से यहाँ पे, देखो डिस्टेंस कांस्टेंट का वैल्यू देखो इंक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा है, क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि क्योंकि आपका बॉन्ड इजीली टूट रहा है, बॉन्ड आपका इजीली टूट रहा है, तो इसमें हम डिस्टेंस कांस्टेंट को भी हम लोग लिंक कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग डिस्टेंस कांस्टेंट लिंक करना समझ में आ गया हम लोग को। अगला पॉइंट है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, तो ध्यान देना, डेल्टा ऑफ फॉर्मेशन में वाटर का -286 है, यानी वाटर जब फॉर्म करेगा तो नेट एनर्जी क्या होता है, इवॉल्व करता है, नेट एनर्जी इवॉल्व करेगा। H2S का भी नेगेटिव में है, यानी इसमें एनर्जी इवॉल्व करने वाला है। उसका देखोगे तो इन दोनों में एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, यानी जब H2SC और H2T बन रहा होगा तो आपको एनर्जी क्या होगा, देना पड़ेगा, एनर्जी इवॉल्व नहीं करेगा, आपको एनर्जी क्या होगा, देना पड़ेगा। तो नेट एनर्जी आपको क्या करना है, नेट एनर्जी आपको देना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान दोगे आप लोग, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये रहेगा। और ध्यान देना H2SC और H2T में जो है नेट एनर्जी आपको जितना बॉन्ड वीकर होता जाएगा उतना ही एनर्जी इवॉल्व कम करेगा, इसलिए देखना सल्फर से ऑक्सीजन से सल्फर में एनर्जी कम इवॉल्व किया है, और उसके बाद देखोगे एनर्जी इवॉल्व छोड़ दो, एनर्जी आपको देना पड़ रहा है क्योंकि बॉन्ड बहुत वीक हो चुका है, बॉन्ड अपने आप बनना नहीं चाहेगा, बॉन्ड अपने आप बनना नहीं चाहेगा, ठीक। अगला पॉइंट करता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान देना, बहुत जब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सिंपल सा चीज है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या बोला गया है,
तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा। और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन किसका प्रोपोर्शनल होता है बच्चे लोग? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन देखना तो प्रोपोर्शनल टू होता है मास, जिसका मास ज्यादा उसको आगे कर देना, उसको आप आगे कर दोगे, उसको आप आगे कर दोगे, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे, इसमें एक और फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक और फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? डोमेटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा, क्योंकि ध्यान दे, अगर मास के बेसिस पे हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ मास, तो मास के बेसिस पे किसका मास सबसे हाईएस्ट है? तो सबसे हाईएस्ट मास किसका दिख रहा है? चलो, तो H2T का, फिर H2Ac का, फिर H2S, और फिर क्या है? वाटर। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या होता है वाटर में? क्या होता है वाटर में? आपका H बॉन्डिंग होता है। वाटर में क्या होता है? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब होगा वाटर में, तो वाटर का वैल्यू सबसे पीछे नहीं होगा, सबसे आगे जंप कर जाता है, ये सबसे आगे जंप कर जाएगा। तो वाटर का जो वैल्यू है वो सबसे टॉप में आ जाता है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर का H बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, तो सबसे आगे चला जाएगा। तो आपका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा ऐसा चलेगा। मतलब देखो, मास के बेसिस पे अरेंज कर दिए और वाटर को सबसे आगे कर देना, वाटर को सबसे आगे कर देना। क्यों? क्योंकि वाटर में क्या होता है? वाटर में आपका H बॉन्ड होता है। तो ये आपको डेटा में भी देखेगा। देखो ध्यान से, जो वाटर का वैल्यू है, जो वाटर का आपका वैल्यू जो है, वो वैल्यू देखोगे वो सबसे आगे रहेगा, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो और चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सेप्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं कर देंगे। अमोनिया का उतना एच बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए अमोनिया बीच में कहीं पे फंस जा रहा था। वाटर का एच बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए वाटर का वैल्यू वहां पे क्या होगा, हम आगे पहुंचा देंगे, ठीक। ये रहेगा अबाउट वाटर, ठीक है। तो ये रहेगा, ये टेबल भी हम लोग खत्म कर लिए चलो। अब ध्यान ध्यान दोगे आप लोग, यहाँ पे कुछ ग्रुप सिस्टम का कुछ एसिड का स्ट्रक्चर आपको इनसाइड में दिया हुआ है, उसको आपको जानना है। उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। तो H2SO4, H2SO5, सॉरी हाँ, H2SO3 है, H2SO4 है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। एक है H2H2O8, इसको बोलते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम सबको पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO7, उसको बोलते हैं ओलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलियम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तेरे का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ क्या होगा, सल्फर का जो एसिड का स्ट्रक्चर है आपके सामने में शेयर कर दिया, ठीक है। तो ये रहेगा इसके बारे में। चलते हैं हम लोग थोड़ा टेबल पे, कुछ रीजनिंग टेबल जो था उसको हम लोग कवर कर लेते हैं हम लोग, तो ध्यान देना। तो इस रीजनिंग टेबल में बात करें हम लोग, तो पहला पॉइंट तो हम लोग कवर कर लिए यार, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्राइज का हम लोग बता चुके हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मास इतना होगा। और वाटर सबसे आगे इसलिए होता है क्योंकि वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसलिए वाटर सबसे आगे कर देना। अगला पॉइंट है वोलेटिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, यानी कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो ध्यान देना, जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, जिसका जिसका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, यानी जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, वो लेस वोलेटाइल होगा, लेस वोलेटाइल होगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को उल्टा कर देना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है उसका उल्टा कर दे, उल्टा कर दे तो ये हो गया आपका वोलेटिलिटी का ऑर्डर हो गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम लोग थर्मोस्टेबिलिटी का। तो बात जब करते हैं हम लोग थर्मोस्टेबिलिटी का, तो थर्मोस्टेबिलिटी क्या बोले थे? जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो थर्मली क्या स्टेबल होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का प्रोपोर्शन होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शन तो होता है क्या, जिस साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। जिसका साइज छोटा होगा उसका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो देखो H2 का बॉन्ड छोटा, H2 का साइज छोटा होता है, O का साइज छोटा है O का, इसलिए उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। देखो सल्फर में साइज बड़ा हुआ, सेलेनियम और बड़ा हुआ, और T और ज्यादा लार्ज हो रहा है। तो जितना साइज आपका लार्ज होता जा रहा है, उतना ही साइज क्या होगा, उतना ही साइज क्या होगा, इंक्रीज, उतना ही आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा।
उतना ही क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इस ऑर्डर को आप ऐसे इस तरह से सोच सकते हो, इस तरह से आप सोच सकते हो। ठीक, अब ध्यान देना, अगला पैरामीटर क्या है, नेक्स्ट पैरामीटर को दिया हुआ है रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। तो ये भी तो बहुत आसान है, ध्यान देना, जिसका बॉन्ड इजिली टूटेगा, जिसका बॉन्ड इजिली टूटेगा उतना ही इजिली उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उतना ही इजिली उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी उतना ही इजिली वो क्या होगा, ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन को क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। जो थर्मली अनस्टेबल है, जिसका ये बॉन्ड क्या होगा, इजिली टूटेगा, इसका बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगा, अगर घटेगा तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यार आपको पता है, जैसे नीचे मूव करते हो तो आपका साइज बड़ा होता है, अगर साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, साइज इंक्रीज करने से क्या होता है बच्चों लोग, आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, एच को तोड़ना आसान है, एच को तोड़ना आसान है, तो आपका रेडिएशन पावर क्या होगा, आपका रेडिएशन पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको आप इस तरह सोच सकते हो। सिमिलरली क्या है क्वेश्चन, जो पॉइंट नंबर 5 है उसको छोड़ दो, क्योंकि कोवेलेंट कटर जो हाइड्राइड्स है मेरे अकॉर्डिंग उल्टा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही क्या होगा, कोवेलेंट कटर हाई होता है मेरे हिसाब से। ये ऑर्डर रिवर्स होना चाहिए, ये ऑर्डर रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट ध्यान देना, पॉइंट नंबर 6 का, तो पहला बात था बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल तो हम लोग कवर कर लिए यार, नीचे से बॉन्ड एंगल घटता है। ठीक है, क्यों घटता है तो बता चुके हैं, अगर बोर्ड में लिखना होगा तो बोलोगे नीचे से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेटिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, बाकी आपको बता चुके हैं मेन रीजन, इसका मेन पॉइंट क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है, नो हाइब्रिडेशन, नो हाइब्रिडेशन यानी पी कैरेक्टर हाई होने के कारण आपका बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा डिक्रीज होता है। नीचे घटता है तो चलेगा, लेकिन इतना ज्यादा डिक्रीज होने का 90 के पास जाने का रीजन क्या है, ड्यू टू हाई पी कैरेक्टर या फिर नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लेकिन बोर्ड में इसको मत लिखना, बोर्ड में इसको लिखो तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मे भी हो सकता है कि जिस आप लिख रहे हो उस टीचर को पता ही नहीं होगा आप लिखने वाले हो। बोर्ड में एनसीईआरटी से बाहर की चीजों को नहीं लिखना है आपको, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का बात करें लोग, तो एज ऑफ हार्ड लाइसिस, एज ऑफ हार्ड लाइसिस इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, आप मूव करो पॉइंट नंबर 8 पे। पॉइंट नंबर 8 में क्या बोला गया है, पॉइंट नंबर 8 में ध्यान देना, पॉइंट नंबर 8 को ध्यान देना, 8 में क्या बोला हुआ है, एसिडिक कटर ऑफ ऑक्साइड्स। तो यार देखो यहाँ पे हम लोग पता है कि ऑक्साइड का एसिडिक कटर में क्या होता है, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही क्या एसिडिक कटर क्या होगा, हाई होगा। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका एसिडिक कटर क्या होगा, हाई होगा। किसका, ऑक्साइड्स में। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे से आप इधर सीधे मूव करोगे तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर ये घटेगा तो एसिडिटी भी क्या होगा, घटेगा। सेम चीज यहाँ पे होगा, सेम चीज यहाँ पे होगा। ठीक है, इसलिए एसिडिटी डिक्रीज कर रहा है। अगर किसी एलिमेंट, अगर हम पॉइंट नंबर 9 का बात करें, 9 में क्या बोला गया कि अगर एलिमेंट को हम फिक्स कर दें, एलिमेंट को फिक्स कर दें यानी सल्फर को फिक्स कर दिए, और सल्फर में बस ऑक्सीजन का नंबर चेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का नंबर हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो जब एलिमेंट फिक्स है तो हम उसका चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। यहाँ पे +2 है, यहाँ +4 है, यहाँ +6 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा तो आपका एसिडिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आपके ऑक्साइड्स का एसिडिटी भी क्या इंक्रीज करता है, तो ये आपका रीजन हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला पॉइंट बोला गया डाइऑक्साइड्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर बोला गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर बोला गया। ठीक है, डाइऑक्साइड का स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसको कभी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको कभी हम लोग बाद में देखेंगे, तो आप यहाँ तक याद रखना इस चीज को। ठीक है, इस हम लोग का ग्रुप नंबर 16 का जितना भी रीजन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो कवर हम लोग का हो चुका है। ठीक है।